नोएडा और पूरे गौतम बुद्ध नगर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण क्या एयरपोर्ट का बनना, क्या फिल्म सिटी का बनना, या क्या सेमीकंडक्टर की वो सारी कंपनीज जो स्टैब्लिश हो रही है। स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंटल मोरलेस 3 BHK के बराबर है। अभी एली साहब ने अपना स्टूडियो अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च किया। वो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। क्या डीजीसी यहाँ पे जो फ्लोर्स बन रहे हैं वो परमिसेबल हैं? आपके 200 किलोमीटर के अंदर में पहली बार ये ऐसा हो रहा है। क्या 31,000 का रेट वाइबल है नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए? आफ्टरनून, मैं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य कुमार। आज हम एक नई पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे जो नोएडा गौतम बुद्ध नगर, नोएडा और पूरे गौतम बुद्ध नगर में ऐसा क्या हो गया जिसके कारण स्टूडियो का हर एक महीने में एक नई प्रोजेक्ट आ रही है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या एयरपोर्ट का बनना, क्या फिल्म सिटी का बनना, या क्या सेमीकंडक्टर की वो सारी कंपनीज जो स्टैब्लिश हो रही है, या और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी जो आने वाली है वो कारण है, या कुछ और कारण है जो इन्वेस्टर इसके तरफ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ है विशाल पाल जी जो आज हमें इसके बारे में बताएंगे जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए कैसे एक एसेट्स और साथ ही साथ हर एक महीने आपके लिए एक रेंटल इनकम कैसे सिक्योर करेगा। नमस्ते विशाल पाल जी, आपका स्वागत है इक्विटी प्लानर के यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपसे जो आपका जो अनुभव है कमर्शियल सेगमेंट को लेकर के, जो रेसिडेंशियल अलग है, अपार्टमेंट, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं छुपा हुआ एक है स्टूडियो अपार्टमेंट जिसका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। तो क्या कारण है? क्या आने वाले फ्यूचर में उस पर क्या रेंटल आएगा? यमुना पे आपने देखा होगा एस का हाईव आया, ग्रेटर नोएडा में ओमेक्स लेके आ रहा है, नोएडा एक्सटेंशन में आपने अटर्निया भी लेके आया था, और भी मेरे हिसाब से निराला भी लेके आया है, भूटानी भी लेके आया है। तो क्या कारण है जो नए प्रोजेक्ट हर एक महीने में स्टूडियो अपार्टमेंट्स के आ रहे हैं? प्लीज। थैंक यू आदित्य जी। सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जब वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट किस में करें। जैसे कि रेजिडेंशियल फ्लैट्स में, किसी भी कमर्शियल ऑफिस स्पेस, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे कि शॉप्स में, या जैसे कि एक नया ट्रेंड आजकल आया है सर्विस अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट, बेसिकली इसको बोल सकते हैं जी। तो यदि मैं स्टूडियो की मोटा मोटी डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो उसका जो बेसिकली डिफरेंस ये है कि एक रेजिडेंशियल यदि किसी फ्लैट का रेंटल और पर्टिकुलर स्टूडियो अपार्टमेंट का रेंटल जी मोरलेस 3 BHK के बराबर बैठता है। अच्छा, नंबर 1 जी। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, किसी भी नॉर्मल सोसाइटी जो कि नोएडा में है उसका एवरेज प्राइस 3 BHK का 2 CR के आसपास बैठता है। सेंट्रल नोएडा की यदि बात, सेंट्रल नोएडा की बात करते हैं, रेंटल में ख्याल से 50-60 हज़ार रुपए बिल्कुल। यदि मैं किसी भी कस्टमर जो मेरे पास आता है जो के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए चीज़ देख रहा है, तो यदि मैं उसको प्रीफर करूँ कि यदि 70, 80, 90 लाख के इन्वेस्टमेंट में मैं सेम रेंटल आपको दूं, तो क्या आप फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या किसी स्टूडियो सर्विस अपार्टमेंट में? और वैसा है स्टूडियो में करना चाहेंगे जहाँ पे मतलब एक ही जगह 2 प्रॉपर्टी लेकर के और उसी पैसे से मुझे डबल इनकम हो जाए, तो ऑब्वियस है मैं उसी में जाना चाहूंगा। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। ओके। तो धीमे धीमे जैसे आपने बोला कि हर 2 महीने में कोई ना कोई स्टूडियो अपार्टमेंट कोई ना कोई बिल्डर लेके आ रहा है, और एंड यूजर और इन्वेस्टर का रुझान भी इस तरफ है कि कम पैसों में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया जाए जिसमें क्लाइंट्स को ज्यादा रिटर्न मिल पाए। मेरा क्वेश्चन है इसमें आपसे, अभी एली साहब ने अपना स्टूडियो अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट लॉन्च किया 750 और समथिंग, उससे बड़े साइज 1250 या ऐसा ही कुछ साइज था जी। वो भी 12% का GST ले रहे हैं, मीन्स कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, और वो भी स्टूडियो अपार्टमेंट तरीके से हम उसे ट्रीट करेंगे। तो क्या 31,000 का रेट वाइबल है नोएडा एक्सप्रेसवे पे एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए? देखिए, वो प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। एक नॉर्मल जगह चाय आपको 10 रुपए की मिल जाती है, 5 स्टार में चाय 500 की मिलती है, बट ऐसा तो है नहीं कि 5 स्टार में चाय नहीं बिकती है, बेसिकली लोग जाते ही हैं। आप ये कहना चाहते हैं रेडमी और एप्पल दोनों की अलग अलग वर्थ है। 10,000 के फोन में भी काम आप अपने हाथ में क्या रखना चाहते हैं, क्या रेंटल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यदि हम एली साहब की तरफ जाते हैं तो हमारा रेंटल हो सकता है 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख हो,
हाँ। या हो सकता है हम जिस छोटे सेगमेंट की बात करें जहाँ पे टिकट साइज 65 से लेकर के 90 लाख तक की है, वहाँ पे आपको एक डिसेंट सा रिटर्न मिले हर एक महीने। देखिए, जब एली साहब ये लेके आए प्रोडक्ट को और जब मार्केट में फ्लोट हुआ कि 28, 30, 31 हज़ार के आसपास में क्लाइंट को स्टूडियो अपार्टमेंट मिलने वाला है, साइज लगभग 1200 स्क्वायर फीट जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये बात थोड़ा सा हमको भी पश्चिम में दिक्कत हुआ कि जहाँ पे नॉर्मली स्टूडियो अपार्टमेंट का रेट लगभग 10, 11, 12, 15, 17 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास है जी, तो डबल रेट में ये कैसा बिकेगा। तो जब हमने उनको प्रेजेंटेशन लिया तो बेसिकली हमको समझ में ये आया कि नॉर्मल क्लाइंट उनका टारगेट है ही नहीं। ओके। जैसे जैसे नोएडा ग्रोथ कर रहा है और पर कैपिटल इनकम लगभग 1.5-2 लाख रुपए पर पर्सन से ऊपर जा रही है, तो जो भी डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन आते हैं या पॉलिटिकल डेलीगेशन आते हैं या जितने भी फोनर्स कंपनी के लोग आ रहे हैं या जो हाई कंपनी आईटी फर्म्स हैं आज जो आए, तो उनके लोग जब कंपनी कोई भी ऐसा सर्विस अपार्टमेंट जहाँ पे उनको अपने एम्प्लॉय को टारगेट करने के लिए किसी डेलीगेशन को 15 दिन, 20 दिन, महीना भर के लिए चाहिए, तो कोई भी ऐसी 5 स्टार 7 स्टार लग्जरी प्रॉपर्टी नोएडा के अंदर नहीं है जो उस टारगेट बेस्ड क्लाइंट को टारगेट करता है। आपका ये कहना है जो फिल्म सिटी बन रही है उसमें जो हमारे एक्टर्स आएंगे, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो या रणवीर सिंह हो या रणवीर कपूर हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप उन्हें एली साहब में शिफ्ट करना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। बेसिकली वो ऑटोमेटिक शिफ्ट होंगे। जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको जाना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, और वो प्रोडक्ट जो है वो 7 स्टार लगभग कैटेगरी प्रोडक्ट अपने आप में। ओके। हाँ। साथ ही साथ बहुत सारे, जैसे मैंने बताया आपको, पुटानी भी अपनी प्रोजेक्ट लेके आया स्टूडियो की, निराला भी अपनी एक्सटेंशन में लेके आया, ओमेक्स भी ग्रेटर नोएडा में लेके आ रहा है, हाइप एस लेके आया यमुना एक्सप्रेसवे पे, साथ ही गौर भी अपनी स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं। तो इसके साथ ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट का जो क्रेज है, एक तो मैं जो समझता हूँ, एक तो बजट कम है और रिटर्न काफी अच्छा है, जिसके चलते इन्वेस्टर्स उसके तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, क्या स्टूडियो अपार्टमेंट को हम अपने लिए यूज कर सकते हैं? देखो, 2 तरह की चीजें हैं। अभी थोड़ा बहुत नोएडा अथॉरिटी से इस बारे में इश्यू भी उठा था और वो इश्यू ये था कि कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट एक्सप्रेसवे पे ही जो कि रेजिडेंशियल में कन्वर्ट है बेसिकली, उनमें क्योंकि जीएसटी 5% दिया हुआ है जी, तो कोई एक छोटा मोटा होटल चेन ने इनको कुछ फ्लोर लिए हुए थे प्रैक्टिकली, बट जो नॉर्मल जो एंड यूजर थे जो खुद उसमें रहते हैं, उनको वो डेली इन आउट में दिक्कत होती थी, क्योंकि डिफरेंट गेट्स है तो डिफरेंट प्रॉब्लम है उस तरीके से। हाँ, तो उस तरीके की फिर कंप्लेन हुई अथॉरिटी में, अथॉरिटी ने उस चीज को बैन किया हाल ही में कि जो भी स्टूडियो अपार्टमेंट, सर्विस अपार्टमेंट बोल सकते हैं, जो कमर्शियल में है, जिनमें क्लाइंट ने 12% जीएसटी दिया है, वो ही किसी लीजिंग कंपनी ले पाएगी और उसको मैनेज करेगी। सबसे पहली बात तो ये समझनी इसके अंदर है। तो जब भी आप स्टूडियो अपार्टमेंट लें तो जाहिर सी बात है, जब भी लें तो आप वो प्रोडक्ट सूट कीजिए, वो बिल्डर चूज कीजिए जो कि कमर्शियल, सर्विस या बिजनेस सूट्स हो अपने। ओके। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता ही है ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे ऑलरेडी आबादी शिफ्टेड है, यस, ये शहर संपूर्ण है, लेकिन जो स्टूडियो अपार्टमेंट आज के डेट में यमुना की तरफ आ रही है, वहाँ पे तो आबादी ना के बराबर है। उनका क्या मतलब आने वाले समय में हम आप वैल्यू देखते हैं, क्या अप्रिसिएशन रहेगा? क्या ये सारा टारगेट फिल्म सिटी और एयरपोर्ट को लेकर ही है या इसके पीछे और भी कई कारण है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, यमुना एक्सप्रेसवे को यदि आप विजिट करते हैं तो बहुत खाली दिखाई देता है जी। अभी एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनना है अपने आप में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जो नंबर ऑफ पैसेंजर हैं उसमें और जो कमर्शियल जो मैनेज होगा अपने आप में, और यदि यमुना एक्सप्रेसवे पे देखें कि यदि आपके पैसेंजर को वहाँ ठहराना है या गेस्ट हैं आपके, तो और यमुना एक्सप्रेसवे के लिए एफएआर बहुत कम है। गौर यमुना सिटी और 22D जिसमें कि एएस है अपने आप में, गौर अभी हाल ही में लेके आया है। तो जो भी सोसाइटीज है वो रेजिडेंशियल सोसाइटीज है, कोई भी कमर्शियल वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं है जहाँ पे अपने गेस्ट को ठहरा पाएं। एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे, बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे जी। जो डीजीसीए परमिशन देती है, जहाँ पे एयरपोर्ट होता है वहाँ पे परमिशन डीजीसीए से भी अप्रूवल्स लेने होते हैं, जैसा कि कंसर्न था आईजीआई एयरपोर्ट के आसपास, नेपालपुर हो, द्वारिका हो या साइबर हब हो या द्वारका एक्सप्रेसवे का वो पार्ट हो जो एयरपोर्ट से लगा हुआ है, तो क्या डीजीसीए यहाँ पे जो फ्लोर्स बन रहे हैं वो परमिसिबल हैं? देखिए, जहाँ तक डीजीसीए की बात कर रहे हैं, बिल्डर एंड अथॉरिटी डीजीसीए के भी नए नॉर्म्स आए हैं, उसको 100% फॉलो कर रही है और उसी हिसाब से ही उन्होंने एफएआर उसका सभी बिल्डरों को दिया है।
और मैं आपको साथ साथ बताना चाहूँगा सेक्टर 22D 22A और साथ ही सामने गौर यमुना सिटी उसके अंतर्गत नहीं आते हैं और 100% कॉम्प्लाइंस एज पर DGCA गाइडलाइन के हिसाब से काम वहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल। और साथ ही साथ क्या उसके पीछे IGI के रनवे का और जेवर एयरपोर्ट के रनवे का भी बड़ा होना फर्क है। लेकिन दर्शकों को ये भी समझना पड़ेगा कि जो एयरपोर्ट लगभग आज़ादी के बाद ही जाहिर सी बात हम बात करें स्टार्ट हुआ था, तो उसका जो रनवे पाथ है और जो अभी हम बात कर रहे हैं 50 60 70 साल बाद जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसको हम एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बोल रहे हैं, तो इन जो फ्लाई इन और आउट का जो पाथवे है वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के हाई बिल्डिंग्स में इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। आपको पता ही होगा जैसे एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले 18 एनओसीज ऑब्टेन करने होते हैं और लीजी प्रॉपर्टी पे 24 एनओसीज ऑब्टेन करने पड़ते हैं अलग डिपार्टमेंट से। उसमें से एक अथॉरिटी जो कंप्लाइंसेस लेती है वो DGCA से लेती है क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पे आपके 200 किलोमीटर के अंदर में पहली बार ये ऐसा हो रहा है जब आपको 3 एयरपोर्ट देखने को मिल रहा है। 200 किलोमीटर के अंदर में जयपुर, IGI और जेवर एयरपोर्ट इन्होंने क्रॉस नहीं करा 200 किलोमीटर को। तो आने वाले समय में हो सकता है आपको बहुत सारे एयरपोर्ट और भी देखने को मिले, जैसा कि हिंडन ऑपरेशनल है। आपको स्टेट लेवल पे तो यूपी में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने इस समय। यूपी नंबर 1 है एयरपोर्ट को लेके, यदि आपको पता नहीं तो मैं बताऊंगा। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को भी लेकर यस यूपी नंबर 1 है। आने वाले समय में यूपी में आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कीजिए क्योंकि ये ग्रोथ के उस रफ्तार, उस बुलेट ट्रेन पे सवार है जहां पे आप यदि बैठेंगे तो उस हडल को पार करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट को डबल से नहीं ट्रिपल चौगुना 5 गुना भी कर सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। तो विशाल जी ये बताइए जो नए यमुना एक्सप्रेसवे पे जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हो रहे हैं, जैसा आपने बताया जो ऑलरेडी उसके पीछे एयरपोर्ट और फिल्म सिटी, सेमीकंडक्टर का बनना या अलग अलग अप्रैल पार्क जो इंडस्ट्रीज आ रही है उसका तो है ही। इंडिविजुअल यदि कोई एक ऐसा आदमी जो 7X में या नोएडा एक्सटेंशन में रहता है जिसकी सेविंग ही 70-80 लाख रुपए के आसपास है, राइट, क्या उसको अपने इस जो लिक्विडेट फर्म है उसको स्टूडियो अपार्टमेंट में लगाना चाहिए या नहीं? देखो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो किसी भी इंसान की होती है वो अपना एक मकान बनाने की होती है। बिल्कुल, मकान है। और उसके बाद जो भी आदमी इन्वेस्टमेंट करता है तो वो जाहिर सी बात है अपनी रेंटल इनकम के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाता है जी। तो कम पैसों में यदि हाई यील्ड इनकम और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो आज के जमाने में मेरे को नहीं लगता कि सर्विस या स्टूडियो अपार्टमेंट से अच्छा कोई ऑप्शन है। तो विशाल जी हमारे दर्शकों के लिए बताइए जो नोएडा एक्सटेंशन में जी या ग्रेटर नोएडा में या यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन कौन सी ऐसी स्टूडियो अपार्टमेंट है जिसमें पैसे लगाने चाहिए और जो आपको लगता है बिल्डर भी अच्छा है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी है और आने वाले समय अप्रिसिएशन भी होगा? यार देखो, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि वैसे तो सभी बिल्डर हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ लॉन्च करते ही हैं, तो जो भी हमारी खून पसीने की कमाई है वो बड़ी देख के लगानी होती है और हमें एक एक पाई जो हम बिल्डर के साथ लगा रहे हैं सबसे पहले ये कंसर्न रखें और उसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी देखें कि बिल्डर ने क्या क्या प्रोजेक्ट दिए हैं, टाइमली डिलीवरी दी है या नहीं दी है और उसकी लीजिंग टीम कैसी है, ब्रांड कैसा है। क्योंकि यदि हम सर्विस अपार्टमेंट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हम अपने यूज़ के लिए तो नहीं ले रहे हैं, हम उसको लीज पे देंगे। अब लीज पे हम डायरेक्ट भी नहीं दे पाएंगे तो जाहिर सी बात है बिल्डर ही देगा उसको। तो बिल्डर का बैकग्राउंड और साथ ही साथ उस बिल्डर की लीजिंग टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसकी पास्ट एक्टिविटी का रिकॉर्ड के बारे में जानने के लिए आप सही कंसल्टेंट से संपर्क कंटिन्यू करते रहें। अब यदि मैं हाल ही में बात करूंगा तो 2 बड़े बिल्डर ने हाल ही में अपने सर्विस स्टूडियो बोलो या बिजनेस सूट्स के नाम से अभी 2 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। एक तो है एस हाइव जो कि सेक्टर 22A में है, ये 5 एकड़ की लैंड में बनना है, एक कमर्शियल हाई स्ट्रीट रिटेल या आप एक मिनी मॉल बोल सकते हैं आप इसमें आपको, और साथ ही साथ 5th फ्लोर से लेके 15 फ्लोर तक इसमें एस हाइव अपने बिजनेस सूट्स लेके आ रहा है। अभी हाल ही में सर्वो पोर्टिकोट जो कि अपने आप में एक बड़ी होटल लीजिंग चेन है उसको इसने टाई अप कर लिया है आफ्टर पोजीशंस। इसमें आपको लगभग 6-7% का रेंटल आपको हर साल का मिलेगा। तो इसमें लेने का फ़ायदा आपको बेसिकली ये होगा कि जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको ये
दिमाग में नहीं रहेगा कि इसमें आपको किराए पे चढ़ाना है। ऑलरेडी ये लीज ऑलरेडी बिल्डर साइन कर चुका है सर्वर से, तो मेरे को लगता है कि कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल इसमें आपको दोनों मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करेंगे तो 14,995 का इसमें रेट है, जिसमें कि बिल्डर भी प्री लॉन्च में आपको इसमें 2,000 का इनॉग्रेशन डिस्काउंट दे रहा है, जो कि 12,995 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको चीज़ें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा, यदि कोई कंप्यूटर प्रोडक्ट है इसमें, यदि हम ब्रांड के बारे में बात करें तो ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 में ओमेक्स कनॉट स्वीट्स के नाम पे आया है। बीटा 2 में ऑलरेडी ओमेक्स कनॉट का कनॉट के नाम से चल रहा है, बिल्कुल है, करंट मॉल चल रहा है। उसी के अंदर एक बिल्डिंग है जो कि ऑफिस स्पेस के लिए बिल्डर ली थी, बट अब बिल्डर ने इसको ऑफिस स्पेस को बाय करके उसको पूरा अपने बिजनेस सूट्स के तौर पे लॉन्च कर रहा है, जो कि प्री लॉन्च मोड में है। इसका रेट जो है भी लगभग 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे, इसमें भी 1,000 रुपये का बिल्डर डिस्काउंट दे रहा है। और इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आपको 9% आपको बिल्डर अभी प्री लीज ऑलरेडी ऑफर कर रहा है। ओके, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। लगभग बिल्डर का जो टारगेट है 18 महीने में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद भी बिल्डर आपको 18 मंथ तक गारंटी दे रहा है, जिसमें कि आपको 7% का लीज गारंटी आपको मिलने वाला है। बहुत सही। तो इतना शानदार प्रोडक्ट है अपने आप में, यदि क्लाइंट एक बार इसको देखेगा, विजिट करेगा और पूरे प्रोडक्ट को कैटेगराइज समझेगा, 950 स्क्वायर फीट्स तक इसमें अवेलेबिलिटी है। और साथ ही साथ मेरे को ऐसा लगता है दोनों प्रोडक्ट एक गुड ब्रांड के साथ, गुड लीजिंग टीम के साथ में आ रहे हैं, और आपको इसमें हाई रेंटल का मिलने वाला है। कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे जैसे सभी को मालूम है अपने आप में हाई ग्रोथ एरिया है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और ग्रेटर नोएडा तो जाहिर सी बात है, एक बसा एक हाई टेक सिटी है। तो यदि और भी वो डिटेल्स और प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नीचे नंबर पर कॉन्टेक्ट इसमें कर सकते हैं। आप भारत में कहीं पे भी हो, किसी भी शहर में हो, आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कलकत्ता में हो, रायपुर में हो, रायगढ़ में हो, जैसलमेर में हो या जयपुर में हो, जोधपुर में हो, उदयपुर में हो, आप अपने पैसे को यदि अप्रिशिएट करना चाहते हैं और आपके पास यदि पूंजीगत कम है, तो भी आप हमारे यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट में अपनी बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आपने देखा, इस वीडियो के थ्रू हमने बताने की कोशिश करी है जो स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए कैसे बेहतर है और स्टूडियो अपार्टमेंट में कैसे पैसे लगाने चाहिए। उसके लिए हमारा एक राइट प्लेटफॉर्म है इक्विटी प्लानर, जहां पे आप हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से गाइड ले करके, सपोर्ट ले करके, सजेशन ले करके वो आपको बताएंगे जो आपके पैसे कैसे बेहतर और बेहतरीन प्रोजेक्ट में लग सकते हैं। तो उसके लिए आपने हमें कॉल करना है, हम आपको सारी जानकारी देंगे। कीप वॉचिंग इक्विटी प्लानर यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य कुमार आज के लिए साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच।